हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। मैं हूं अंबिका सिंह, आप सभी के अपने अकाउंट्स एजुकेटर, आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत करती हूं मैं आप ही के अपने फेवरेट चैनल टीच टेक कॉमर्स पर। तो आइए स्टूडेंट, जल्दी से हम लोग आज की क्लास को शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अब हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, राइट, चैप्टर नंबर 2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 क्या है हमारा? गुडविल से रिलेटेड, जिसमें हम लोग क्या सीखेंगे कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, गुडविल का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, राइट। तो चैप्टर नंबर 2 में हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग मैथड्स देखेंगे कि कौन कौन सी मैथड से हम गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, अब देखो, ऑलरेडी मैं आपका जो चैप्टर नंबर 2 है वो पहले ही स्टार्ट करा दिया है मैंने, जिसमें मैं आपको पहले ही 2 क्लासेस प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था गुडविल का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गुडविल के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की गुडविल होती है। तो थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली गुडविल होती क्या है? किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन, राइट, जिसकी वजह से बिजनेस हाई प्रॉफिट अर्न करता है। नॉर्मल से भी ज्यादा यदि कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? उसकी गुडविल की वजह से, उसकी रेपुटेशन की वजह से, है ना। ये हम लोगों ने मीनिंग ऑफ गुडविल वाली जो क्लास थी उस पर बहुत अच्छे से इसको समझा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स देखे। बेटा, गुडविल के 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है परचेज गुडविल, दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल वो होती है जब एक बिजनेस किसी दूसरे बिजनेस को खरीदता है, और यदि वो परचेज कंसिडरेशन से ज्यादा अगर पे कर रहा है, मतलब उसका यदि नेट एसेट जो है उस बिजनेस के, उससे ज्यादा का यदि परचेज कंसिडरेशन है, मतलब नेट एसेट की वैल्यू से ज्यादा अगर वो पे कर रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है वो गुडविल की वजह से कर रहा है। तो वो जो बिजनेस खरीदते टाइम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है वो गुडविल के कारण करता है, जिसे हम कहते हैं परचेज गुडविल। दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो हर बिजनेस कहीं ना कहीं अपनी भी थोड़ी बहुत रेपुटेशन बना ही लेता है। कुछ बिजनेस अच्छी ज्यादा रेपुटेशन बना लेते हैं, कुछ कम बनाते हैं। तो वो जो रेपुटेशन होती है वो सेल्फ जनरेटेड होती है, खुद की। तो ये 2 टाइप्स होते हैं गुडविल के, ऑलरेडी हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस, वो क्लासेस नहीं देखी है तो जरूर देख लीजिएगा। फाइनली आप इस चैप्टर में, जो 2nd चैप्टर है, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो होती है कि गुडविल का बेटा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी मेथड होती हैं जिनसे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जितनी भी मेथड्स हैं, ये मत सोचना कि ये सिर्फ 2nd वाले चैप्टर में ही काम आएंगे, इसके बाद काम नहीं आएंगे। तो यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो बेटा गलत है, क्योंकि ये जो गुडविल का कैलकुलेशन होता है ये आपको इस चैप्टर में तो करना ही करना है। आने वाले जो चैप्टर्स हैं जिसमें हम लोग एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, इन सब में भी गुडविल का कैलकुलेशन कई बार आ जाता है। ओके, तो ये मत सोचना कि बस यही है ये कहानी आगे भी आपको मिलेगी। तो यही अच्छे से समझ लेंगे कि गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम वैल्यूएशन करते हैं। बेसिकली गुडविल क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि जब भी पार्टनरशिप फर्म चल रही होती है जिसमें बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं, अगर उनमें से किसी पार्टनर का कोई नया पार्टनर आ रहा है या कोई जा रहा है या किसी की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, तो इन केसेस में जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, मतलब चीजें यदि चेंज हो रही हैं, तो हम गुडविल हमेशा कैलकुलेट करते हैं। अब ठीक है, कैलकुलेट तो करना है, लेकिन कैसे करना है, तो वही मेथड्स हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो बेसिकली यदि मैं आपको एक एक करके सारी मेथड पढ़ाऊंगी, लेकिन एक आपको पहले ब्रीफ बता देती हूँ कि कौन कौन सी हमारी मेथड्स होती हैं। तो टोटल बेटा 3 मेथड्स है हमारे पास। कितनी है? 3, राइट। सबसे पहले मैं आपको पूरा फ्लो चार्ट की हेल्प से बता देती हूँ कि कितनी मेथड्स होती है, फिर एक एक करके हम सारी मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। ओके, अलग अलग क्लासेस में एक एक अलग अलग मेथड हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो बेसिकली यदि हम देखें तो हमारे पास होती है टोटल 3 टाइप्स की मेथड्स। ठीक है बेटा, कितने टाइप्स की? 3 टाइप्स की मेथड होती हैं। सबसे पहली मेथड जो हमारे पास है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सबसे पहली मेथड है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये सबसे पहली मेथड है जिससे हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। दूसरी हमारे पास है सुपर, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड।
सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। क्लियर हुआ? ठीक है, ये हमारे पास बेटा तीन मेजर कैटेगरीज हैं, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। एक मिनट, कैपिटलाइजेशन मेथड, एक सेकेंड, कैपिटलाइजेशन मेथड है ये। क्लियर? ये तीन मेथड होती है। अब इनके अंदर भी हमारे पास सब कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। ये तीन बेसिक है, मेन है, इनके अंदर और सब कैटेगरीज हैं, देख लो कौन कौन सी हैं। इसके अंदर दो मेथड आ जाती हैं जो हमको दोनों पढ़नी है और दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अंदर दो मेथड आ जाएगी, ये एक ही है, ठीक है, इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर भी हमारे पास दो मेथड होती हैं, कैपिटलाइजेशन के अंदर भी दो मेथड होती हैं। क्लियर? चलिए, तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, बेसिकली जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसका एवरेज निकालते हैं। और कौन सा प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। देखो एवरेज निकालना तो आप सबको आता है ना, एवरेज पता है, 4-5 अगर ईयर्स के आपको प्रॉफिट दिए उनका एवरेज निकालना है, तो जो भी प्रॉफिट है सबका टोटल करते हैं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों के। मैं भी आपको बताऊंगी सारी चीजें डिटेल में, अभी जस्ट बेसिक बता रही हूँ। एवरेज निकालना सबको आता है ना, मीन मीडियन मोड सभी ने पढ़ा, एवरेज निकालना सबको आता है, राइट। तो एवरेज मेथड में या एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो मेथड होती हैं। सबसे पहले होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले कौन सी होगी बेटा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरी हमारे पास होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये दूसरी होती है, ठीक है, इसके अंदर नहीं होती है, ये अकेली है। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में भी हमारे पास दो मेथड होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा? सबसे पहली है कैपिटलाइजेशन ऑफ, एक सेकेंड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड होती है। और दूसरी कौन सी होती है बेटा? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इज इट क्लियर बेटा? ये टोटल इतनी मेथड्स होती हैं हमारे पास गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो हमें क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो हम ये वाली मेथड सीखेंगे, उसके बाद ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड सीखेंगे, तीसरा हम सुपर प्रॉफिट मेथड सीखेंगे, चौथा हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड नंबर 5 हम सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये बेटा हमको बेसिकली 5 मेथड हैं जिनसे हमें गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है वो सीखना है। मेजर कौन कौन से हो गए? एवरेज, सुपर और कैपिटलाइजेशन, ये मेजर है जिनके अंदर ये सब आपकी मेथड्स हैं, सब मेथड्स जिन्हें हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, तीसरा हम देखेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर इसके अंदर ये दोनों हम देखेंगे। इज इट क्लियर? ये हो गई हमारी पूरी मेथड जिनसे हम गुडविल देखेंगे। अब थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड में कोई भी बिजनेस है जिसका हम गुडविल निकालना चाह रहे हो, उसके पिछले 4-5 सालों का प्रॉफिट ले लो, अलग अलग जो भी प्रॉफिट हुआ है पिछले 4 साल में, 5 साल में, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, उनका एवरेज हम निकालेंगे। एवरेज निकालना सबको आता है या नहीं आता है तो भी हम सीख लेंगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो एवरेज निकालना है और उसकी हेल्प से फिर हम गुडविल निकालते हैं। अब दूसरा है आपका वेटेड। वेटेड में बेटा अलग अलग हर साल जो प्रॉफिट हुआ है उसके अलग अलग वेट आपको क्वेश्चन में दिए रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और गुडविल हम कैलकुलेट करते हैं।
करते हैं। सुपर प्रॉफिट में बेटा हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं, एक एवरेज प्रॉफिट होता है, एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, दोनों से हम एक सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एंड देन उससे गुडविल निकालते हैं। और यहाँ पे कैपिटलाइजेशन हम करते हैं जिसमें हम कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब जितनी आपने बिजनेस में कैपिटल लगाई है, ठीक है, जितनी बिजनेस में आपने कैपिटल लगाई है उसके हिसाब से हम यहाँ दो मेथड से गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं। इज इट क्लियर? आपको लिखना है राइट, अगर इसको नोट डाउन करना है तो फटाफट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन? इज इट क्लियर? चलो अब आगे बढ़े। तो बेसिकली मैं आपको हर मेथड को अलग अलग पढ़ाऊंगी, एक ही वीडियो में सारी मेथड पढ़ाऊंगी तो बेटा 2-4 घंटे यहीं लग जाएंगे, राइट। तो हम सबसे पहली मेथड को आज लेके चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इज इट क्लियर? बाकी की मेथड आने वाले क्लासेस में, आने वाले वीडियोज में आपको मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इज इट क्लियर? चलो आ जाओ। तो बेटा देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो सबसे पहली मेथड होती है वो कौन सी होती है? एक सेकेंड, देखिए, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जो सबसे पहली मेथड होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसे आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे इस मेथड की हेल्प से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरी स्टेप्स हैं, ठीक है, ये पूरी स्टेप्स हैं जो बेसिकली आपको फॉलो करनी है। क्लियर? ये स्टेप्स आपको फॉलो करनी है यदि आप सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना चाहते हो। तो बेटा सबसे पहले आपको क्या करना है? डिटरमाइन नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहली स्टेप है, आप पहले नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करो। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्टली नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहता है, कई बार नहीं दिया रहता, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, नॉर्मल प्रॉफिट मतलब ऐसा प्रॉफिट जो केवल बिजनेस की एक्टिविटी से हुआ हो, है ना? क्या समझ में आया? ऐसा प्रॉफिट जो केवल बिजनेस की आपने एक्टिविटी से कमाया है। मतलब यदि कोई नॉन बिजनेस एक्टिविटी की चीजें इसमें इंक्लूड हो गई हैं, जैसे कि कोई नॉन बिजनेस इनकम या कोई नॉन बिजनेस लॉस, मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस, यदि ये सारी चीजें हैं तो उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब केवल बिजनेस का प्रॉफिट जो बिजनेस की एक्टिविटी से कमाया हो। क्लियर है? राइट। तो बेटा नॉर्मल प्रॉफिट यदि डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट, बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें। तो देखिए, गुडविल under this method is calculated on average normal basis, average normal business profit of each past year। तो जब भी हम इस पर्टिकुलर कौन सी एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से यदि आप गुडविल निकाल रहे हो तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो यदि आप इस मेथड से निकाल रहे हो तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एवरेज। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ईच पास्ट ईयर। पिछले 4-5 सालों का जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट, उसका एवरेज निकालना होता है, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज हम निकालते हैं ना। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच ईयर एज फॉलो। अब हमको ये जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है ये कैलकुलेट करना कैसे है, उसकी यहाँ पे स्टेप्स है, ध्यान से देखो। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस है पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट गिवन, सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दिया है ना, वो कौन सा होगा? वो आपका नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा, उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको उस प्रॉफिट से हटानी पड़ेंगी, राइट। तो वो हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया है वो लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो जो भी प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में जिसमें अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुए हैं, राइट, देखो प्रॉफिट दिया रहता है, उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं, उसके बाद हमें क्या मिल जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाता है। तो जो पहले क्वेश्चन में दिया है वो प्रॉफिट ले लो। अब उसमें कुछ चीजें ऐड करनी होती हैं, कुछ चीजें लेस करनी होती हैं। अब क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है? देखो, सबसे पहली चीज जो आपको ऐड करनी है, क्या ऐड करोगे? नंबर 1, एबनॉर्मल लॉस, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एटसेट्रा। मतलब क्या लिखा है यहाँ पे? यदि आपको कोई एबनॉर्मल लॉस, देखो व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल लॉस? मैंने क्या बोला कि जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बेटा? इसमें सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की चीजें होती हैं। नॉर्मल बिजनेस केवल नॉर्मल
बिजनेस एक्टिविटी से जो आपने प्रॉफिट कमाया है इसमें केवल वो शामिल होता है, ठीक है। और यदि कोई ऐसा लॉस है जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, कोई ऐसी इनकम है जो बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं, उसको हम हटा देंगे। देखो कैसे, सपोज सबसे पहला दिया है एबनॉर्मल लॉस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल लॉस? मतलब एक ऐसा लॉस जो बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं हुआ। एग्जाम्पल, लॉस बाय फायर। अगर आपकी कंपनी में आग लग जाती है तो क्या ये नॉर्मल बात है? क्या रोज रोज आग लगती है? क्या हर महीने आग लगती है या हर साल आग लगती है? कभी कभार हो जाता है ऐसा, जरूरी नहीं और सबके साथ हो। कई लोगों के साथ नहीं भी होता है कि कई बिजनेस में कभी आग नहीं लगती, पर कई बार एक आध बार किसी बिजनेस में आग लग भी जाती है। तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल एक्टिविटी, ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है आग लग जाना। उसके बाद लॉस बाय थेफ्ट, चोरी। क्या हर बिजनेस में हर रोज चोरी होती है, हर महीने या हर साल चोरी होती है? क्या नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। तो ये जो अब नॉर्मल, देखो दो चीज होता है, एक तो नॉर्मल जो कि हाँ नॉर्मल है, होती ही है, सबके साथ होती है, और एक होती है अब नॉर्मल जो बहुत कम होती है, रेयर केसेस में होती है। तो ये जो है आग लग जाना, उससे लॉस हो गया, गुड्स आपके जल गए या आपके गुड्स चोरी हो गए, तो ये नॉर्मल चीजें थोड़ी है, रोज रोज थोड़ी ना हो रहा है, ठीक है। और वहीं यदि सेलिंग से रिलेटेड आपको कोई लॉस हो गया कि आपके गुड्स जो थे वो सेल हो रहे थे, उस टाइम कुछ लॉस हो गया, वो नॉर्मल चीज़ें हैं कि यार हाँ कभी कभार सेलिंग में कुछ दिक्कत हो जाती है तो लॉस हो जाता है, दैट इज़ अ नॉर्मल लॉस। लेकिन ये आग लग जाना, चोरी हो जाना, ये एक एबनॉर्मल लॉस है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें नॉन बिजनेस एक तरीके से एक्टिविटी में आती हैं, राइट। तो ये एक आपका एबनॉर्मल लॉस है, इसको आपने, इस लॉस को कहीं ना कहीं माइनस कर दिया होगा, कहीं ना कहीं आपने माइनस कर दिया होगा, लेकिन हम इसको माइनस नहीं करेंगे क्योंकि अब नॉर्मल चीज़ है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट यदि चाहिए तो उसमें हमें केवल बिजनेस की चीज़ें चाहिए, तो आपने ये लॉस माइनस कर दिया होगा, तो अब आप इसे ऐड करोगे, अब आप इस लॉस को ऐड करोगे, वापस से ऐड करना है हमको। क्वेश्चन में जो भी लॉस दिया हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में यदि 500 का आपको प्रॉफिट दे के रखा था, ये जो लिखा है ना प्रॉफिट जो आपको दिया रखा था बिफोर एडजस्टमेंट का, एडजस्टमेंट से पहले का यदि आपको प्रॉफिट 500 दिया था, उसमें यदि बोला है कि एक लॉस था जो एबनॉर्मल था, जिसको आपने माइनस कर दिया, क्योंकि लॉस है तो माइनस होता ही है, आपने इसको माइनस कर दिया होगा, लेकिन अब उसे वापस ऐड करो। मान लो वो 100 रुपए का लॉस था, तो अब वो 100 रुपए वापस से ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर, समझ में आया? तो पहली चीज क्या ऐड करनी है, यदि क्वेश्चन में कोई एबनॉर्मल लॉस दिया है इस तरीके का तो वो ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आगे देखो और क्या क्या चीज ऐड होंगी। नंबर सेकंड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट सिंस इट इज नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। तो बेटा देखिए मैंने क्या बोला, नॉर्मल प्रॉफिट में केवल नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी वाली चीजें आती हैं। अभी पिछली वाली स्लाइड पे लिखा था मैंने कि नॉर्मल प्रॉफिट में केवल नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की ही चीजें आती हैं, नॉन बिजनेस एक्टिविटी की चीजें नहीं आती। तो अब आप मुझे एक बात बताइए कि यदि आप एक पेन बेचने की कंपनी है आपकी, मतलब एक ऐसी कंपनी जो पेन बेच रही है, तो आपके लिए मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? पेन बेचना ना, कि आपके कंपनी की कोई मशीन उठा के बेच दी, आपके कंपनी की कोई एसेट बेच दिए, ये तो आपके लिए रोज का काम नहीं है। यदि सपोज मेरी ही पेन बेचने की कंपनी है तो मेरे लिए मेन बिजनेस का काम क्या है? पेन बेचना, ठीक है। तो ये पेन बेचने से यदि कोई लॉस हो रहा है तो वो मेरे लिए कौन सा लॉस कहलाएगा? बिजनेस एक्टिविटी, मतलब एक तरीके से वो बिजनेस एक्टिविटी है, वो जो लॉस है वो नॉर्मल लॉस कहलाएगा। लेकिन यदि मान लो मैंने मेरी जो कंपनी है उसकी जो पेन बनाती थी, जिस मशीन से मैं पेन बनाती थी, यदि वो मशीन मैंने बेच दी और मुझे उससे लॉस हो गया, तो क्या ये मेरा रोज का काम है बिजनेस में मशीन्स को बेचना? नहीं, मेरा मेन काम तो पेन बेचने का है। तो इससे जो भी हो रहा है प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो बिजनेस एक्टिविटी होगी, और जो मशीन बेचकर कुछ प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो नॉन बिजनेस में आएगा, राइट। तो यदि आपने कोई फिक्स्ड एसेट बेचा है, उस पर यदि कोई लॉस हो गया तो आप माइनस कर चुके होगे उस लॉस को, अब दोबारा ऐड करो, क्योंकि हमें केवल नॉर्मल चीजें लेनी है। ये तो अब नॉर्मल चीज हो गई ना, ये रोज का काम नहीं है, सिंस इट इज नॉट अ नॉर्मल, ये नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं आता है फिक्स्ड एसेट्स को बेचना, हमारे प्रोडक्ट को बेचना हमारी नॉर्मल एक्टिविटी है। तो यदि इससे लॉस हो गया है, आपने माइनस कर दिया होगा पहले ही लॉस, अब उसको वापस ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आप ऐड कर दोगे, क्वेश्चन में दिया है तो ऐड करना, राइट। उसके बाद नंबर थर्ड, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। यदि आपके ओपनिंग स्टॉक गलती से आपने ज्यादा वैल्यू पे लिख दिए तो ऐड करना पड़ेगा, राइट। और यदि आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया, मतलब कम पे लिख दिया, कम वैल्यू पे लिख दिया, तो भी ऐड करेंगे, सिंस इट वुड हैव रिड्यूस्ड प्रॉफिट, क्योंकि इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट कम हुआ है।
तो अब आपको तो नॉर्मल वाली चीज़ें चाहिए, तो आप इसको वापस से ऐड करोगे, है ना, समझ रहे हो क्या करना है। यदि देखो मैं यहाँ बताती हूँ, यदि आपने क्लोजिंग स्टॉक यदि आपने ज़्यादा लिख दिए, ओवर मतलब अगर सपोज 100 रुपए के क्लोजिंग स्टॉक थे, आपने गलती से 200 लिख दिए, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। और यदि ओपनिंग स्टॉक गलती से कम लिख दिए, मतलब 200 के थे, गलती से आपने 150 लिख दिए, तो कम हो गए। तो यदि इस टाइप की चीजें हैं तो इसमें आप क्या करोगे, ऐड करोगे, राइट। याद रखोगे इस चीज को। क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि आपने ज्यादा लिख दिए ना, हमारे क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिए, और ओपनिंग स्टॉक यदि कम लिख दिए, तो आप इसका मतलब क्या है, इससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा होगा, प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, है ना। सिंस इट वुड हैव, सॉरी प्रॉफिट कम दिखेगा, ज्यादा नहीं, रिड्यूस, प्रॉफिट कम दिखेगा, है ना, प्रॉफिट हमारा कम दिखेगा। तो यदि इसको कम दिख रहा है तो हम इसको वापस से ऐड करेंगे, सो दैट हमारा जो प्रॉफिट है वो सही दिखे, क्योंकि ये तो हमारा बिजनेस का ही है। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ये तो हमारी बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें हैं। तो आपका जो स्टार्टिंग में जो ओपनिंग स्टॉक था वो आपने कम दिखाया है, तो मतलब आपने अपना प्रॉफिट कम शो करा। और यदि क्लोजिंग स्टॉक आप ज़्यादा दिखा रहे हो, देन ऑल्सो आपका जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। इस वजह से हम ये दोनों चीज़ों को, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया है तो आप ऐड कर देना। क्लियर। अब और नंबर 4, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन रिकरिंग? दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक वो जो हर महीने हो रहे हैं, जैसे कि मेरी कंपनी है और यदि उसमें मुझे मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देना, वेजेस देना, हर महीने देना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं इस महीने दे दिया फुर्सत अब देना ही नहीं है, हर महीने देना पड़ेगा, तो ये रिकरिंग एक्सपेंसेस है। और कुछ नॉन रिकरिंग होते हैं जो एक बार हो गए, अब बार बार नहीं होते, कभी कभार हो जाते हैं ऐसे। तो अगर ऐसा कोई खर्चा है जो हर बार नहीं होगा, हर महीने नहीं होगा, बस एक बार हो गया अब नहीं आएगा, वो बार बार नहीं होता, यदि ऐसा कोई खर्चा है तो आपने उसको माइनस कर दिया होगा, क्योंकि एक्सपेंस है माइनस कर दिया होगा। लेकिन अब हमें क्योंकि नॉर्मल चीज़ें चाहिए और ये एक एबनॉर्मल चीज़ है क्योंकि ये बार बार नहीं हो रही है, कभी कभार होती है, तो जो चीज़ कभी कभार होती है वो हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे वापस से, क्योंकि हम इसको माइनस कर चुके हैं एज अ एक्सपेंस, खर्चा हम इसको माइनस कर चुके हैं, पर क्योंकि ये एबनॉर्मल था इसलिए अब हम इसको वापस से ऐड कर देंगे। फिर नंबर 5, कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपने कोई कैपिटल नेचर का खर्चा किया था जिसको आपने गलती से रेवेन्यू नेचर का लिख दिया है, तो उसको आप वापस से ऐड करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, परचेज ऑफ मशीनरी रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब मान लो आपने कोई मशीन खरीदी थी, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। कहाँ रिकॉर्ड होता है? मशीनरी अकाउंट में ये रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब आपने उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना के परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो ये तो गलत है ना। मशीन खरीदी है तो मशीनरी अकाउंट में लिखो, क्योंकि ये एक बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में समझ के परचेज अकाउंट में लिख दिया, तो ये गलत है, राइट। तो ये आपने माइनस कर दी चीज़, आपने कैपिटल की जगह रेवेन्यू में इस चीज़ को लिख दिया, तो अब आप इसको क्या करो, वापस से ऐड करोगे, वापस से हम इसे ऐड करेंगे। क्लियर, क्योंकि ये परचेज में नहीं रिकॉर्ड होगा, ये कोई आपका रेवेन्यू खर्चा है ही नहीं। आपने इसको रेवेन्यू खर्चा बना समझकर इसको माइनस कर दिया, हमें इसे माइनस नहीं करना है, हम इसे फिर वापस से ऐड करेंगे। तो इसको हम क्या कर देंगे बेटा, वापस से ऐड कर देंगे। क्लियर, समझ में आया? ओके, अब आगे देखें, 5 हो गया। अब हाँ चलो, इतनी चीज़ें हैं। तो ये टोटल 5 चीज़ें हैं जो आपको क्वेश्चन में एक प्रॉफिट दिया रहेगा, उसमें ये एडजस्टमेंट आपको करने हैं। कौन कौन से एक बार रिवाइज करा दूँ। सबसे पहले, यदि कोई एबनॉर्मल लॉस है जो कभी कभार होता है तो उसको ऐड करो। फिक्स्ड एसेट्स को बेच करके कोई लॉस हो रहा है, उसको ऐड करोगे। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दिए, ओपनिंग स्टॉक कम लिख दिए, तो ऐड करेंगे। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो ऐड करेंगे। और कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर यदि आपने रेवेन्यू नेचर में लिख दिया है तो फिर उसको आप ऐड करोगे। ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। ये सारी चीज़ें ऐड होने के बाद एक वैल्यू आपको मिल जाएगी, अब उस वैल्यू में कुछ चीज़ें माइनस भी होंगी। अभी हमने केवल वो चीज़ें देखी हैं जो ऐड होंगी, अब माइनस क्या क्या होंगी वो देखो। सबसे पहले क्या माइनस करोगे, कोई एबनॉर्मल गेन मतलब जो हर रोज नहीं हो रहा, जो हर महीने नहीं, कभी कभार साल भर में 2-4 साल में एक आध बार यदि कोई ऐसा गेन हो जाता है तो वो हमारे लिए नॉर्मल बात नहीं है, वो हमारे लिए एबनॉर्मल बात है कि यार कभी कभार होता है ऐसा। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल रास्ते से जा रहे थे, आपको एक
100 रुपए का नोट पड़ा मिला, तो क्या रोज मिलता है, हर महीने मिलता है? नहीं, कभी कभार ऐसा होता है कि 5 रुपए पड़े मिले, कभी 10 रुपए, कभी 100 रुपए। तो ये एक आपके लिए गेन तो है, लेकिन अब नॉर्मल है, कभी कभार होता है। तो इस तरीके के गेन को आपने ऐड कर दिया होगा, क्योंकि आपको तो पैसा मिला, आपने गेन किया, आपने इसको ऐड कर दिया होगा। लेकिन ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी की चीज है, ये एक एबनॉर्मल चीज है। अब आप इसको माइनस करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीजें हैं जो आपको माइनस करनी है। दूसरा, अगर ओवर वैल्यूएशन हो गया है क्लोजिंग स्टॉक का और ओपनिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन हो गया है, तो इसको भी माइनस करना है। क्लियर? क्या बोला मैंने? देखो, क्लोजिंग स्टॉक यदि आपने ज्यादा लिख दिए और यदि आपने ओपनिंग स्टॉक कम लिख दिए तो आप माइनस कर दोगे। नंबर 3, नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो हर महीने नहीं होती। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ इनकम, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई बिल्डिंग है, उस पर आपको रेंट मिलता है, वो हर महीने मिलेगा, वो आपके लिए रिकरिंग इनकम हो गई कि वो हर महीने वो इनकम होती है। लेकिन कई बार कोई ऐसी इनकम जो एक आध बार हो रही है, साल भर में या 2-4 साल में एक आध बार कोई इनकम ऐसी हो जाती है, तो वो नॉन रिकरिंग होती है। जैसे सच इनकम आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, इनको आप बार बार फ्यूचर में नहीं सोच सकते कि हाँ फिर से ये इनकम होगी मुझे, ठीक है? जैसे मैंने बोला, अगर रेंट पे कोई घर है आपका, उससे यदि किराया आता है, तो मैं अगर इस महीने किराया है तो मैं ये सोचूंगी कि हाँ अगले महीने फिर आएगा, फिर उसके बाद के महीने में भी आएगा, तो वो मेरे लिए डेली की इनकम है, वो मेरी बिजनेस एक्टिविटी के अंदर आ जाएगी। लेकिन कोई कभी कभार इनकम हो जाए तो वो नॉन रिकरिंग है, वो रोज रोज नहीं होती। तो अगर उस इनकम को आपने पहले ही ऐड कर दिया है, तो वो आपने नॉन बिजनेस एक्टिविटी की एक चीज ऐड करी है, अब आप उसको माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। फिर नॉन बिजनेस इनकम, कोई भी ऐसी इनकम जो बिजनेस से रिलेटेड है ही नहीं, वो सब आपको क्या करनी है, इसमें ऐड करनी है, क्योंकि आप इसमें माइनस करनी है, क्योंकि आप इनको पहले ही ऐड कर चुके होगे। इनकम सोच के आपने ऐड कर लिया, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ये सब एबनॉर्मल चीजें हैं। तो ये एबनॉर्मल चीजें अब हम माइनस कर रहे हैं, इनकम है तो माइनस। अब जैसे कि नॉन बिजनेस इनकम क्या हो गई, मान लो आपने कंपनी, मैंने बोला पेन बेचती है, पेन बेच के जो इनकम कमाई वो नॉर्मल इनकम है, वो इसमें शामिल होगी। लेकिन यदि मैंने मेरी कंपनी की कोई मशीन बेच दी या कोई मेरी कंपनी की बिल्डिंग बेच दी, तो ये तो कभी कभार करती हूँ मैं, इस पे जो बिल्डिंग बेच करके जो प्रॉफिट हुआ वो मेरे लिए क्या है, नॉन बिजनेस इनकम है। क्लियर? वो नॉन बिजनेस इनकम है। पैन को बेच के जो प्रॉफिट हुआ वो बिजनेस की इनकम है, और जो मशीन को बेच के हुआ या कोई बिल्डिंग को बेचकर जो इनकम मिली वो मेरे लिए नॉन बिजनेस इनकम है। तो ऐसी कोई नॉन बिजनेस इनकम है तो आप उसको हटा दो, ठीक है? उसको हम नहीं शामिल करेंगे, राइट? क्लियर हुआ? उसके बाद मैनेजमेंट कॉस्ट, जैसे कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, इफ इट इज नॉट डिडक्टेड इट बीइंग द वैल्यू ऑफ देयर सर्विसेज। तो बेटा यदि मैनेजमेंट के कॉस्ट मतलब पार्टनर्स को आपने कुछ रेम्यूनरेशन दिया, कुछ पैसे आपने पार्टनर्स को दे दिए, राइट? तो अगर इनको नहीं डिडक्ट किया है तो अब आप इनको डिडक्ट करोगे, क्योंकि ये खर्चा है आपका, है ना? पार्टनर्स को कुछ आपने रेम्यूनरेशन दिया, कुछ भी आपने पेमेंट करी पार्टनर को, तो वो आपका खर्चा हुआ ना आपके लिए, तो आप इनको माइनस करोगे यदि आपने इनको अभी तक नहीं किया। इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, अभी तक यदि डिडक्ट नहीं किया था कोई भी रेम्यूनरेशन जो पार्टनर को दिया है, अब हम उसे डिडक्ट करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये उनकी सर्विसेज के लिए आपने कुछ उनको पे किया है, तो कुछ भी पे किया गया तो आपके पास से, तो उसको हम माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अब बताओ, हमें जो क्वेश्चन में जो प्रॉफिट दिया था उसमें ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद कुछ चीजें प्लस हो रही हैं, कुछ चीजें माइनस हो रही हैं। क्या प्लस क्या माइनस मैंने आपको बताया। उसके बाद अच्छा एक चीज और है, एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर कोई भी ऐसा खर्चा है जैसे कि इंश्योरेंस की प्रीमियम आपको पे करनी है, तो ये भी हम माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये भी खर्चा है हमारा, तो ये भी माइनस हो जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम यदि आपने पे किया है माइनस होगा। अब ये सब कुछ करने के बाद जो प्रॉफिट था क्वेश्चन में, उसमें कुछ चीजें ऐड हो गई, कुछ चीजें लेस हो गई। उसके बाद जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो क्या है बेटा? जो फाइनल वैल्यू निकल कर आएगी वो है हमारी एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमारा एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट, या जिसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। बिजनेस का ये नॉर्मल प्रॉफिट है। इसमें जो भी एबनॉर्मल लॉस थे, एबनॉर्मल इनकम थी, कोई भी गेन था जो एबनॉर्मल था, कोई भी ऐसी चीज थी जो नॉन बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड थी, उन सब का हमने एडजस्टमेंट कर चुके हैं। उसके बाद जो हाथ में आया ये नॉर्मल प्रॉफिट है। इस नॉर्मल प्रॉफिट से हम फिर कैलकुलेशन करेंगे और गुडविल निकालेंगे, राइट? समझ में आया? क्लियर है? एडजस्टमेंट करने के बाद जो एडजस्टेड, इसको आप एडजस्टेड भी बोल सकते हो,
क्योंकि एडजस्टमेंट करने के बाद मिला है, इसलिए जो एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट है इस प्रॉफिट पे अब हम गुडविल निकालते हैं। समझ में आ गया? ये जो है बेटा, जब भी नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा तो ऐसे ही निकालेंगे। कई बार क्वेश्चन में आपको छोटा छोटा कुछ दे के रखेंगे, कई बार दे देंगे कि इंश्योरेंस प्रीमियम है तो वो प्रॉफिट में से हटा देना, उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। जरूरी नहीं कि सारे ही रहेंगे, एक आध दो कुछ कुछ इनमें से आ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने क्या क्या देखा था, और पिछला चलते हैं। कोई नॉन रिकरिंग इनकम दे दी आपको, राइट, जो कभी कभार हो रही है, जैसे कि नॉन बिजनेस इनकम भी हो सकती है, जैसे कि आपने कोई फिक्स एसेट बेची, उस पर से आपको प्रॉफिट हुआ, इस टाइप की चीजें। इनमें से एक आध दो कुछ भी आ गया तो याद रखना क्या ऐड होगा क्या माइनस होगा। क्लियर है? राइट। अब ये सब करने के बाद फाइनली हमें क्या मिल जाएगी? बिजनेस का एडजस्टेड प्रॉफिट। और ये हमको केवल एक नहीं 2-3 वर्षों का भी निकालना पड़ सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? अभी क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। तो फिर हमने यहाँ पे अभी क्या देख लिया, कैसे हम बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करें। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? राइट। चलो अब अपन कहाँ तक पहुँच गए थे, ये अपन ने देख लिया। अब अपन स्टेप्स पर आ जाए तो सबसे पहले स्टेप ही बेटा ये थी, डिटरमाइन नॉर्मल प्रॉफिट। ये जो अभी मैंने आपको पूरा कहानी जो समझाई वो क्या समझाई, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने की ही कहानी समझाई। क्लियर हो गई सबको? नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया। अब चलो कुछ एग्जाम्पल से बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने के लिए। अब आपको बोला है कि आपको 5 ईयर, चलो 4 साल के, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दिए थे। फॉर एग्जांपल पिछले 4 सालों के, छोटा सा एग्जांपल दूंगी, ठीक है। पिछले 4 सालों के, जैसे कि ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 साल हैं आपके। पिछले 4 साल के आपको प्रॉफिट दिए। छोटे छोटे एग्जाम्पल मान लो, ये 100, ये 200 का प्रॉफिट दिया, ये आपको फिर 1 साल 100 का ही प्रॉफिट था और 1 साल आपको 300 का प्रॉफिट था। ये पिछले 4 सालों के आपके प्रॉफिट दिए हैं, पर इनमें कुछ एडजस्टमेंट्स भी क्वेश्चन में दिए हैं। अब जैसे कि मान लो पहले वर्ष आपसे बोला है कि आपकी कोई एक लॉस था जो एबनॉर्मल था, तो अब उस लॉस को क्या करना है, आप पहले ही माइनस कर चुके होगे, वापस से ऐड करेंगे। तो पहले वर्ष में बोला था कि जो पहला ईयर है उसमें एक एबनॉर्मल लॉस था, तो उसको अब आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो वो लॉस मान लो 50 रुपीज़ का था तो वो ऐड हो जाएगा। क्लियर? अब सेकंड वाले में बोला था कि कोई आपकी एक एबनॉर्मल इनकम थी, अब उस इनकम को क्या करना है, एबनॉर्मल इनकम है, आप पहले ही ऐड कर चुके होगे, तो अब उसको माइनस कर दो। तो मान लीजिए वो इनकम आपकी 100 की थी, तो अब आप उसको माइनस कर दोगे। तीसरे वर्ष के लिए क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि आपकी कोई रेम्यूनरेशन कॉस्ट थी, मतलब रेम्यूनरेशन आपने पार्टनर को पे करा था, तो जब भी रेम्यूनरेशन पार्टनर को पे करते हैं वो माइनस होता है। तो तीसरे वर्ष के प्रॉफिट में से मान लो वो 50 का रेम्यूनरेशन था, वो माइनस हो जाएगा। चौथे वर्ष में भी कुछ ऐसे ही बोला गया, जैसे कि मान लो अपन क्या लेके चले, लॉस ले लिया, इनकम ले ली, हाँ ओवर वैल्यूएशन ले लो कि मान लो ओपनिंग स्टॉक जो था वो ओवर वैल्यू हो गया था, तो अब क्या करें, इसको ऐड करते हैं। ओवर वैल्यूएशन यदि ओपनिंग स्टॉक का है तो ये ऐड हो जाएगा। तो मान लो कितने का था, 200 का, तो वो ऐड हो जाएगा। अब ये हम क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। हमें प्रॉफिट दिया था 100, 200, 100, 300, ये प्रॉफिट दिया था, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट थे या कुछ एबनॉर्मल चीजें थी या कुछ नॉन बिजनेस एक्टिविटी वाली चीजें थी, उनका एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब इनको एडजस्ट कर दिया, अब हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी, अब देखो वैल्यू कितनी आ गई, प्लस करना है, ये हो गया 150, माइनस करना है, ये हो गया 100, ये भी हो गया 50 और ये प्लस करना है, ये हो गया 500। अब ये हमारे पास अलग अलग डिफरेंट 4 सालों के अलग अलग हमारे पास क्या आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। इज इट क्लियर? ये हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया पिछले 4 वर्षों का, ये ईयर्स हैं। कितने ईयर्स का बेटा, 1 2 3 4, पिछले 4 ईयर्स का हमें क्या मिल गया, एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था पर कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स दिए थे, उनमें से कुछ प्लस होते हैं कुछ माइनस। क्या होते हैं वो जस्ट मैंने अभी बताया, वो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब उनको करने के बाद जो फाइनल हमारे पास आया वो आ गया एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर? पहली स्टेप यही होती है। दूसरी स्टेप समझो, एवरेज प्रॉफिट। अब आपको जो ये एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट मिला है इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। एवरेज निकालना सबको आता है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट निकाले हैं इनका टोटल करके नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो। एवरेज सिंपल होता है, क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना है, सिंपली ये ले लो जो हमारे पास प्रॉफिट आया 150 प्लस 100
प्लस 50 प्लस 500। डिवाइड कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने? 4 है, टोटल 4 साल है, इनको डिवाइड कर देंगे बस। क्या निकल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। क्लियर? ये सेकंड स्टेप हो गई। अब थर्ड स्टेप देखो। थर्ड स्टेप पे क्या करना है आपको? नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसके लिए घबराना नहीं है, इसके लिए कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में साफ दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने। अब सपोज हमें दिया है कि 2 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने दिए? सपोज 2। ठीक है, तो यदि 2 दिए हैं, अब उसके बाद नंबर 4th स्टेप पे आ जाओ, गुडविल कैसे निकालेंगे। तो गुडविल यदि निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये गुडविल का फॉर्मूला दिया है, गुडविल का फॉर्मूला दिया है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्या होता है गुडविल का फॉर्मूला? इस पर्टिकुलर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से यदि गुडविल निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट जो हमने यहाँ निकाला, ये हमने क्या निकाला बेटा? ये एवरेज प्रॉफिट निकाला। और ये क्या था? ये क्या था बेटा? ये नॉर्मल प्रॉफिट था, ये नॉर्मल प्रॉफिट था। अब आपको गुडविल निकालनी है, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूँ। गुडविल यदि निकालनी है तो सिंपली क्या करो? एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय ईयर परचेज, मल्टीप्लाई बाय ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब एवरेज, चलो एवरेज हम यहाँ निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? ये 150, 200, ये हो गया आपका 3 और ये 5, 800 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, इसका एवरेज यदि करेंगे तो 1 मिनट, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। ये हो जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 4 और एवरेज निकालोगे तो 200 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, राइट? 200 एवरेज आ जाएगा, है ना? 2, 3, 5, हाँ, 800 डिवाइड बाय 4 तो आपका एवरेज प्रॉफिट 200 आ गया। अब यदि बेटा गुडविल निकालनी है, अब यदि आपको गुडविल निकालनी है तो एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया 200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो दिया है 2, तो ये हो जाएगा 400। आपकी गुडविल कितनी हो गई? 400 की। क्लियर? ये एक सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया। क्लियर? कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये पूरी स्टेप्स हैं, आप इसको लिख लो, क्योंकि यदि ये स्टेप्स आपको समझ में आ गई तो आप आराम से क्वेश्चन करोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। बस ध्यान क्या रखना है आपको? ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, ये बस इसकी कहानी थोड़ी सी माइंड में रखना, क्योंकि जो एडजस्टमेंट होते हैं वो यही होते हैं, बाकी तो ये तो सिंपल है, फॉर्मूला है, वो तो आप कर ही लोगे। क्लियर है? राइट? एक बार और बता दूं, क्वेश्चन में आपको अलग अलग डिफरेंट पिछले पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट दिए रहेंगे, जैसे कि 100, 200, 100, 300, ये पिछले 4 साल के दिए थे। कुछ एडजस्टमेंट होंगे और ज़रूरी नहीं है पूरे वर्ष में एडजस्टमेंट हो, एक आध वर्ष में कोई एडजस्टमेंट दे दिया। क्वेश्चन में क्लियरली देंगे आपको कि जो पहला वर्ष था उसमें एक ये चीज़ थी, दूसरे में कुछ नहीं था, तीसरे में था, ऐसे करके हो सकता है किसी भी ईयर में। अब आप वो एडजस्टमेंट करना, मैंने अभी बताया क्या ऐड करते हैं क्या माइनस करते हैं, वो सारे करने के बाद आपको ये नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। उन नॉर्मल प्रॉफिट का आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कर दो, तो यह एवरेज आ जाएगा। अब गुडविल निकालनी है तो एवरेज जो आया है उसमें ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी आराम से गुडविल निकल जाएगी। यही आपको करना है। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लो, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन? ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा सभी ने? समझ में आया? तो ये होती है हमारी पहली सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, राइट? तो देखो एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बोला? हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सिंपल क्या मतलब होता है? नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड चीजें, जिसमें आप कोई भी यदि एबनॉर्मल लॉस है जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, उसको आपने पहले माइनस कर दिया होगा, अब आप उसको वापस से ऐड करो, वापस से ऐड कर देंगे। कोई लॉस है आपको जो अगेन नॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो वो लॉस आपने माइनस कर दिया होगा, वापस से प्लस करेंगे। और ये मैंने बताया ओपनिंग स्टॉक यदि कम है, क्लोजिंग ज़्यादा है, तो ये ऐड हो जाते हैं। रोज रोज ना होने वाले खर्चे यदि है वो माइनस कर चुके होगे, अब उसको दोबारा से ऐड करो। कौन से खर्चे? जो रोज रोज नहीं होते। कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू गलती से बना दिया तो उसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, राइट? उसके बाद माइनस क्या करना है? कोई रोज रोज ना होने वाला गेन यदि है तो वो आपने ऐड कर लिया होगा, अब वापस से माइनस करो। फिर उसके बाद ये क्लोजिंग स्टॉक एक्स्ट्रा लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक कम लिख दिया तो माइनस हो जाएंगे। नॉन रिकरिंग इनकम, रोज रोज ना होने वाली इनकम यदि है, ठीक है, रोज रोज ना होने वाली इनकम है, उसको आप पहले ही ऐड कर चुके होगे, तो अब उसको हम वापस से माइनस करेंगे। और कोई भी नॉन बिजनेस इनकम है यदि, राइट,
उसके बाद मैनेजमेंट की कॉस्ट है वो माइनस हो जाएगी, मतलब पार्टनर को यदि रेम्यूनरेशन दिया, या कोई भी आपकी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम का कई बार आता है, ठीक है, तो याद रखना इंश्योरेंस प्रीमियम यदि है तो वो भी माइनस हो जाएगी। समझ में आया? मतलब कुल मिला के हमको केवल वो चीज़ें रखनी है बेटा जो हमारे नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। जो चीज़ें नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है उनको हटा देना है। क्लियर? समझ में आ गया? केवल हमको रिकरिंग जो बार बार जो खर्चे हो रहे हैं वो रखने हैं, इनकम जो बार बार हो रही है वो चलेगी, लेकिन कोई नॉन रिकरिंग इनकम है तो उसको आप माइनस कर दो, कोई नॉन रिकरिंग लॉस है या एबनॉर्मल कोई लॉस है तो उसको आप ऐड कर दो। ये सारी चीज़ें इनको माइंड में रख के आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे एंड देन आप आराम से ये सारे स्टेप्स को फॉलो करके गुडविल का कैलकुलेशन कर लेंगे। इज इट क्लियर? राइट? चलिए, तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने बोला कि ये तो हमारा पहला ही था, अभी केवल आज हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझा, अभी ये सारी मेथड्स को समझना बाकी है। पूरी पांचों मेथड आपको ऐसे ही स्टेप्स बताऊंगी कि कैसे हम वो स्टेप्स को फॉलो करके गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, ज़्यादा आपको इसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल यदि ये स्टेप्स आपने माइंड में रख ली तो आप आराम से कर लोगे। स्टेप्स लिख लेना, काम आएंगी। राइट? तो ये पहली मेथड हमने समझ ली, अगली मेथड को अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिएगा चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर सभी को करना है। सो गाइस आज के लिए इतना काफी है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड कीप लर्निंग।